बड़ी बहू, आज रमा काकी का फोन आया था। कह रही थी कि बाबूजी बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है और साथ ही मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना बाबूजी को यहीं पर ले आऊं। चाय नाश्ते की ट्रे ऑफिस से लौटे अपने पति विजेश्वर के सामने मेज पर रखने के बाद भावावेश में कमला कह रही थी। विशेश्वर पल भर के लिए मौन रहा, पर दूसरे ही क्षण उसने कहा, तुम्हारा दिमाग भी उम्र बढ़ने के साथ साथ खराब होने लगा है। बिना सोचे समझे कुछ भी बकती रहती हो और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि तुमने रमा काकी से यह कह दिया होगा कि हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। मुझसे पूछे बगैर मेरे बाबूजी के बारे में तुम अकेले फैसला नहीं ले सकती और ना ही गांव के किसी भी आदमी को यह आश्वासन दे सकती हो कि हम ऐसा करेंगे। क्या तुम भूल गई, बाबूजी ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया था। प्यार करना किसी भी जमाने में गुनाह नहीं था। हम दोनों बालिग थे और हम दोनों शादी कर सकते थे और हमने भाग कर ही सही, लेकिन ऐसा किया भी। हमारी शादी को मेरे बाबूजी ने हमारा द्वारा किया गया गुनाह बताकर हमें अपने घर से निकाल दिया था। चलो इस बात को भी मैं भूल जाता हूँ और सिर्फ यह याद रखता हूँ कि वह मेरे बाबूजी हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मेरी गिनती अभियंता अफसरों में होती है। तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ भूलकर उन्हें यहाँ ले भी आता हूँ, लेकिन बाबूजी का रहन सहन ऐसा है कि वे हमारे परिवार के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और तो और इस सोसाइटी के लोग भी उनको और उनके रहन सहन देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि देखो, इतने बड़े अभियंता के पिता को ना तो बोलने की ही तमीज है और ना ही चलने फिरने की। ना जाने किस खानदान के हैं ये लोग। ऐसा कह कहकर मेरे इतने दिनों की बनाई इज्जत पर पानी एक ही पल में फिर जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि वे जिस हाल में है उस हाल में ही उन्हें रहने दिया जाए। अपने पति विशेश्वर को ठंडे दिमाग से समझाते हुए कमला ने कहा, यह सोसाइटी क्या कहेगी, यह लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों को भूलकर आप सिर्फ यह सोचिए कि मेरी पढ़ाई बाबूजी के खून पसीना एक करने के कारण ही संभव हो पाई है। एक मामूली किसान होकर भी उन्होंने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मेरी पढ़ाई पर ही खर्च किया। मुझे पढ़ाने की खातिर उनको कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं अपने बाबूजी के संघर्ष। कमला कुछ देर चुप रही और अपने पति के चेहरे पर आते जाते भावों को ध्यान से देखती रही। जब उसे उम्मीद की किरण अपने पति के चेहरे पर दिखाई दी, तब उसने फिर से अपने पति विशेश्वर को समझाते हुए कहा, आज हमारे पास हर प्रकार के सुख सुविधा के साधन मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि उन्हें हम सहारा दें। आप बड़े बेटे का फर्ज और मैं बड़ी बहू का फर्ज उनके लिए निभाऊं। कमला को उम्मीद थी कि विशेश्वर उसके समझाने पर समझ जाएगा, तभी वह कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार करती रही। कमला की तरफ देखते हुए विशेश्वर ने कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाकर आश्चर्य वाला काम किया हो। सभी माता पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को पढ़ाना। उन्होंने पढ़ा दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम भी तो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और रही बात उनके मुझ पर खर्च करने की, तो मैं आज ही किसी के द्वारा वहां पर पैसे भिजवा देता हूं ताकि उनका इलाज अच्छे अस्पताल में हो सके। अपने पति की बातें सुनकर कमला मायूस हो गई। अपने पति द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर वह निरुत्तर होकर याचना भरी दृष्टि से अपने पति की ओर देखने लगी। मेज पर पड़ी अखबार को उठाकर जब विशेश्वर पढ़ने लगा, तब वह वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। सुबह जब विशेश्वर उठा तो रोज की तरह कमला को आवाज लगाते हुए वह रसोईघर की तरफ आया। कमला रोज इस वक्त पर उसे वहीं पर मिलती थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह वहां पर नहीं थी। वहां पर थे तो सिर्फ दो लोग। एक तो काम करने वाला नौकर था और दूसरी काम वाली बाई पोंछा कर रही थी। कमला कमला विशेश्वर चिल्ला ही रहा था कि नौकर ने एक कागज का टुकड़ा अपने मालिक की तरफ बढ़ा दिया।
और कहा कि मालकिन ने यह आपको देने के लिए कहा था। विश्वेश्वर ने एक सांस में ही उस कागज पर लिखे एक एक शब्द को पढ़ लिया जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही हुआ, चली गई ना मुझे छोड़कर, बड़ी बहू का फर्ज निभाने कोई नहीं। कुछ दिनों में स्वयं ही वापस लौट कर आएगी, कोई भी उसे उस घर में अपनाने वाला नहीं। बुदबुदाते हुए विश्वेश्वर ने नौकर से अपने लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए कहा। कमला को गांव गए हुए 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान उसने कई बार अपने पति विश्वेश्वर को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अपनी झूठी शानो शौकत के साथ रहने वाले विश्वेश्वर को अपनी पत्नी की बात समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर भी कमला इस उम्मीद में उसे रोज ही फोन करती थी कि एक न एक दिन वह अपने पति को समझाने में सफल हो जाएगी। चम्मच उठाकर अपने ससुर के मुंह में डाल दिया। कमला के हाथों से तुलसी दल पीने के तुरंत बाद ही उसकी तरफ देखते हुए उसके ससुर ने अपने प्राण त्याग दिए। वहां उपस्थित सभी लोगों की जुबान पर सिर्फ यही बात थी कि अपनी बड़ी बहू से ही तुलसी दल पीने के लिए उनके प्राण बचे हुए थे, क्योंकि विश्वेश्वर जब तक वहां पहुंचता तब तक उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे।